पढ़ेंगे। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है रेट ऑफ रिएक्शन एंड रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन। आज का हम लोग का टॉपिक है रेट ऑफ रिएक्शन एंड रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन। अब दोस्तों अभी तुम लोग सोचते रहोगे कि सर ये रेट ऑफ रिएक्शन क्या है एंड रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन क्या है, बराबर। रेट ऑफ रिएक्शन मतलब किस स्पीड से रिएक्शन चल रहा है, और रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन मतलब जो मेरा रिएक्शन होगा वो रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर मैं इसके डेफिनेशन के लिए बात करूं, द रेट ऑफ रिएक्शन एट गिवन टेम्परेचर और फॉर गिवन टाइम, ठीक है, इज प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन। अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं, हम बोलेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन एट given temperature for a given time instant is proportional to रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन। तो देखो हम लोग को रेट ऑफ रिएक्शन एंड रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन से एक चीज़ पता चली कि रेट ऑफ रिएक्शन एट गिवन टेम्परेचर फॉर एनी गिवन टाइम ऑफ इंस्टेंट इज प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन। और ऐसे टाइप ऑफ रिलेशन को सच टाइप ऑफ रिलेशन between rate and concentration are rate law, ठीक है। बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन एंड रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन से मुझे एक चीज़ पता चली कि जो मेरा रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको है, रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को। ऐसे रिलेशन मतलब रेट और कॉन्सेंट्रेशन का जो रिलेशन है, ऐसे रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, रेट लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेट लॉ। और ये जो मेरा रेट लॉ होता है वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड इक्वेशन है। कैसा है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड इक्वेशन है, ठीक है। अब मैं किसके लिए बात करूँगा, रेट लॉ के लिए बात करूँगा। किसके लिए बात करूँगा, रेट लॉ। तो नेक्स्ट मेरा जो हेडिंग होगा, दोस्तों आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया कि रेट ऑफ रिएक्शन एंड रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है। बहुत सिंपल सा फंडा है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, एट गिवन टेम्परेचर या किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में वो प्रोपोर्शनल टू किससे रहता है, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को रहता है, बराबर है। जैसे जैसे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन घटेगी वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, घटेगा। जैसे जैसे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे रिएक्शन का रेट भी क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, बढ़ना चाहिए। तो ये रिलेशन दिखाई दे रहा है। ऐसे टाइप ऑफ रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, रेट लॉ बोलते हैं। तो मेरा नेक्स्ट हेडिंग होगा रेट लॉ। नेक्स्ट हेडिंग क्या होगा मेरा, रेट लॉ। तो बेसिकली रेट लॉ क्या है, ठीक है। तो रेट लॉ क्या होता है, रेट लॉ में हम लोग क्या बोल रहे हैं कि इट इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड इक्वेशन, ठीक है। और एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड इक्वेशन है तो उसका जो इक्वेशन आएगा, फॉर एग्जाम्पल कंसिडर द रिएक्शन। हम लोग क्या करते हैं, एक रिएक्शन कंसिडर करते हैं, ए बी गिव्स प्रोडक्ट। अब जब इसके लिए मैं रेट लॉ लिखूंगा, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेस टू एक्स एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी रेस टू वाई, ठीक है। और हम लोग के साथ ये जो स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसको हम लोग क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि रेट लिखते टाइम पे जो नया टर्म आता है उसको बोलते हैं हम लोग एक्सपोनेंट। ये जो एक्स और वाई है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सपोनेंट। और ये जो मेरा एक्सपोनेंट है ये हमारे रेट के इक्वेशन को डिराइव करने के लिए कभी कभी क्या आता है, काम में आता है। समझ पे आ रहे हैं आप लोग यहाँ तक।
वेयर x एंड y आर द एक्सपोनेंट, एंड ये जो x और y होगा ये हमारे a और b के मे और मे नॉट क्या होगा, इक्वल होगा। x और y मे और मे नॉट इक्वल्स टू a एंड b। a एंड b क्या है हमारा, स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे क्या लिखूँगा, x एंड y आर मे एंड मे नॉट इक्वल टू a एंड b, और स्मॉल a एंड स्मॉल b, और स्मॉल a एंड स्मॉल b को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट, SC लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में आप लोगों के लिए, ठीक है। और ये जो x और y है ये भी क्या है, एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइंड इक्वेशन है, ये भी क्या है, एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइंड इक्वेशन है। जैसे रेट हम लोग का क्या है, एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइंड इक्वेशन। अभी तक मैंने रेट लॉ का क्या किया है, डेफिनेशन आप लोगों को नहीं बोला है, ठीक है। तो अगर मैं डेफिनेशन के लिए बात करूँ तो रेट लॉ इज डिफाइंड एज इट इज़ एन एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइंड इक्वेशन। कैसा है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड इक्वेशन है दैट एक्सप्रेस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ मोलार कॉन्सेंट्रेशन। देखो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन किसके टर्म्स में निकाला, मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये हमारा क्या है, रिएक्टेंट का मोलार कॉन्सेंट्रेशन है। और सिंपल पावर रेज्ड मतलब क्या होता है, ये जो एक नया फैक्टर आ रहा है एक्स और वाई, उसी को हम लोग ने क्या बोल रहा है, सिंपल पावर रेज्ड। तो एक्स एंड वाई आर मे नॉट बी इक्वल्स टू ए एंड बी। हमेशा याद रखने का, एक्स और वाई हमेशा मे नॉट इक्वल्स टू ए, मे और मे नॉट इक्वल्स टू क्या रहेगा, ए एंड बी रहेगा। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। अब हम लोग एग्जैक्टली इसमें क्या क्या कर सकते हैं, अभी ये रेट को हम लोग और सिंप्लीफाई करेंगे, इसके ऊपर कुछ कंडीशंस लगा के देखेंगे जो हम लोग बोल रहे हैं कि बराबर है या नहीं। और हम लोग ने जैसे बोला कि एक्स एंड वाई क्या है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड इक्वेशन, एक्स और वाई भी कैसा है हम लोग का, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड इक्वेशन है। चलो अब हम लोग आगे क्या करते हैं, इस रेट वाली टर्म को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो रेट इक्वल्स टू के a रेस टू x एंड b रेस टू y, ठीक है। और यहाँ पे जो k आया है, इस k को हम लोग बोलते हैं रेट कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट। हमेशा याद रखने का, k इज रेट कांस्टेंट, ठीक है। रेट कांस्टेंट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। अगर मैं आपके बोर्ड एग्जाम के MCQ के लिए बात करूँ तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो इंडिपेंडेंट होता है मेरा रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन से, बट टेम्परेचर के ऊपर क्या होता है, डिपेंड करता है। हमेशा याद रखने का, के क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। और टेम्परेचर के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। के यहाँ पे से ये तो लिख देता हूँ, के इज independent of reactant concentration, पहला तो ये। दूसरा, K is dependent on temperature। ये आप लोग को MCQ में क्या करेगा, हेल्प कर देगा। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। तो हमको रेट लॉ का डेफिनेशन क्या पता चल गया कि रेट लॉ क्या है, एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइंड इक्वेशन है, बराबर। और जो हम लोग को रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन के इंफॉर्मेशन क्या देता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको होता है, उसके रिएक्टेंट के मोलार कॉन्सेंट्रेशन को, बराबर। और सिंपल पावर हम लोग क्या बोल रहे हैं कि वो पावर क्या हो रहा है, ऊपर रेज्ड हो रहा है। यहाँ तक हम लोग के पास क्या है, डेफिनेशन अवेलेबल है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ कंडीशंस जो इसके अंदर है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन कंसिडर करता हूँ मैं, सिंपल रिएक्शन ए है मेरे पास। ए क्या दे रहा है, प्रोडक्ट दे रहा है। ए से क्या मिल रहा है मुझे, प्रोडक्ट मिल रहा है। यहाँ पे लिखता हूँ मैं, यहाँ पे ऐसे एक बॉक्स बना के लिखता हूँ, ठीक है। ए से क्या मिल रहा है मुझे, प्रोडक्ट मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर किया मैंने रिएक्शन ए, और उससे क्या मिला मुझे, प्रोडक्ट मिला। अब इस ए के लिए अगर मैं रेट लॉ लिखूंगा तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेस टू एक्स, बराबर। एक्स क्या है, वेयर एक्स इज एक्सपोनेंट, जहाँ पे मैंने लिखा है एक्स एंड वाई आर मे बी और मे नॉट बी इक्वल्स टू स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स, हमेशा याद रखने का, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, आप लोगों के सामने कुछ कंडीशंस बनाऊंगा जिससे हम लोग को एक्स कब होगा, एक्स अगर 0 हुआ तो रेट के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, अगर एक्स लेस दैन 0 हुआ तो रेट के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, वगैरह वगैरह, ठीक है। सबसे पहला कंडीशन, इफ़ x इक्वल्स टू 0, इस इक्वेशन में अगर मैं 0 डाल दूंगा तो रेट क्या आ जाएगा मेरा, कांस्टेंट। एनीथिंग रेस टू 0 वो हम लोग को 1 देगा, तो रेट इक्वल्स टू कुछ भी नहीं मिला, मतलब रेट क्या है, रेट के लिए यहाँ पे कुछ बचा, कॉन्सेंट्रेशन नहीं बचा। तो इफ़ x इक्वल्स टू 0 और ये 0 मैं यहाँ पुट करूँगा, एनीथिंग रेस टू 0 इज़ 1, तो रेट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, 1 के ऊपर, क्या नहीं, डेफिनेशन क्या पढ़ा था हमने, रेट किसके ऊपर डिपेंड करना चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर। तो जब मेरा x का वैल्यू 0 होगा तो मेरा जो रेट होगा इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। देखो कैसे, अगर x का वैल्यू मैं यहाँ पे 0 पुट करता हूँ, एनीथिंग रेस टू 0 इज़ 1, तो रेट तो 1 हो गया, और कॉन्सेंट्रेशन के लिए तो पढ़ रहे थे, तो कॉन्सेंट्रेशन का टर्म ही नहीं है, तो यहाँ पे मैं बोलूँगा, यहाँ पे हम लोग बोलेंगे इफ़ x इक्वल्स टू 0 rate is independent of concentration of A, independent of concentration of A। ये हम लोग को एक इक्वेशन क्या हो गया यहाँ से पता चलेगा। दूसरा, अलग अलग वे में बताऊंगा मैं आप लोगों को, जिससे आप लोगों को अलग अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी ये जो मैं बता रहा हूँ वो हेल्पफुल हो जाएगा। इफ़ x का वैल्यू लेस दैन 0, x का वैल्यू क्या है, लेस दैन 0 है। अब अगर देखो x का वैल्यू लेस दैन 0 है, लेट्स से कंसीडर, मैं क्या करता हूँ, लेट्स से कंसीडर x इक्वल्स टू -1, ये मैं इक्वेशन में पुट करके देखता हूँ। अगर x का इक्वल, तो यहाँ पे रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a रेस टू -1, और अगर इसको मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करूँगा तो -1 को कैसे लिख सकता हूँ, 1 अपॉन ये। तो अगर मेरा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो रेट कैसा होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन आ रहा है यहाँ पे, जब x का वैल्यू लेस देन क्या होता है, 0 होता है। इफ़ x का वैल्यू लेस देन 0, तो रिलेशन कैसे आ रहा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा a इंक्रीज होगा तो रेट मेरा क्या होगा, डिक्रीज होगा, इफ़ x का वैल्यू 0। तो यहाँ से देखो एक रिलेशन पता चल गया, a का वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो रेट मेरा क्या होगा, डिक्रीज होगा। कौन से कंडीशन में, x इज़ लेस देन 0 वाले कंडीशन में। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया बच्चों, ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो नींद में मत रहो, जाग जाओ, सुबह सुबह बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा है। रेट ऑफ रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, और तुम्हारे किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए ये दो कंडीशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली वाली कंडीशन x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0 के लिए हमारा रेट क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, ये भी तुमको मैंने बता दिया। x इज़ लेस दैन 0 होगा, यहाँ पे तुम्हारे लिए मैंने एक छोटा सा सॉल्व करके बता दिया कि x इज़ लेस दैन 0 होगा तो एवरेज बोल रहा हूँ, जो मेरा रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन होगा अगर वो बढ़ रहा है, अगर A का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो रेट मेरा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ से मुझे दो इन्फॉर्मेशन क्या होती है, पता चलती है। समझ में आया, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई पुट x का वैल्यू 1, अगर x का वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करता हूँ रेट में, रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a रेस टू x, और अगर मैं x का वैल्यू क्या पुट कर रहा हूँ, 1 पुट कर रहा हूँ। देखो अगर मैं x का वैल्यू 1 पुट कर रहा हूँ, तो अगर मैं बोलूँ इस कंडीशन में मेरा अगर a डबल होगा तो रेट भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, क्योंकि x का पावर क्या है, 1 है।
अगर इफ़ x का पावर 1 है तो अगर मैं एक का कॉन्सेंट्रेशन डबल करूँगा तो मेरा बाय डिफ़ॉल्ट रेट भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, क्योंकि इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या दिखाई दे रहा है, रिलेशन दिखाई दे रहा है। समझ पा रहे, नहीं समझ पा रहे, ठीक है। कंडीशन देखो बना के देता हूँ मैं आप लोगों को। कंडीशन क्या बोलता हूँ आप खुद ही समझ जाओगे, ठीक है। हमारे पास ए क्या हो रहा है, ए इज डबल और आर भी क्या हो रहा है, आर इज डबल, ठीक है। इन दोनों को मैं सॉल्व करूंगा तो मेरा x का वैल्यू 1 आएगा। जब मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो x का वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। देखो ये मेरे लिए इक्वेशन नंबर 1 था। अगर मैं a क्या कर रहा हूँ, डबल कर रहा हूँ, रेट 2 कंसिडर करता हूँ, उस टाइम पे मेरा a क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, तो ये 2⁻² हो गया, ठीक है। और मेरा रेट क्या हो रहा है, रेट 2 भी क्या हो रहा है, 2 टाइम्स ऑफ रेट 1, ये अगर मेरा रेट 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे रेट 2 अपॉन रेट 1 क्या हो जाएगा, 2, विच इज़ इक्वल्स टू, दोनों मेरे पास इक्वेशन है। यहाँ पे क्या आएगा, 2⁻x सॉरी इसको थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ। देखो यहाँ पे क्या बचेगा, ब्रैकेट से बाहर निकलेंगे 2⁻x बचा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a⁻x, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के वो लिख सकता हूँ मैं। और यहाँ पे क्या बचा नीचे, a⁻x, ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो 2 = 2⁻x, बेस सेम होगा तो पावर भी क्या होता है, सेम। तो देखो x का वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया, जो हमने बोला। इफ़ x = 1, रेट इज़ डबल, a इज़ डबल, तो रेट इज़ ऑल्सो डबल। तो ये हम लोग का एक टाइप का सोल्यूशन निकल के आता है। अगर आप लोगों को मैं पूछूंगा अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग किसी भी रिएक्शन में इजीली इसको x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं एंट्रेंस एग्जाम के लिए। फॉर एग्जांपल अभी मैं यहाँ पे दूसरा कंडीशन पुट करता हूँ, यहाँ पे क्या करता हूँ, दूसरा कंडीशन पुट करता हूँ। दूसरे कंडीशन में मैं क्या बोलता हूँ, मेरे पास इक्वेशन वही है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a⁻x, ठीक है। दूसरे कंडीशन में मैं क्या बोल रहा हूँ, अब यहाँ पे x का वैल्यू ढूंढना है, चलो आप लोग ही ढूंढ के बताओ मुझे। a इज क्या हो रहा है, a इज डबल एंड r इज 4 टाइम्स, r किससे बड़ा, 4 से बड़ा। तो बच्चों यहाँ पे x का वैल्यू क्या आएगा, सोचो 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 जरा सोचो। जब a यहाँ पे डबल हुआ और r यहाँ पे डबल हुआ तो x का वैल्यू क्या आया, 1। और अब यहाँ पे a क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, और रेट कितने से इंक्रीज हुआ, रेट कितने से इंक्रीज हुआ, 4 टाइम। तो यहाँ पे x का वैल्यू आएगा 2। जिन लोगों को समझ गया होगा उन लोगों ने सॉल्व करके उनको आंसर ये मिला होगा। समझ पा रहे, ठीक है। जिन लोगों को नहीं समझा उन लोग यहाँ पे फिर से ध्यान दे सकते हैं बोर्ड पे। तो यहाँ पे देखो, अगर मेरा ये इक्वेशन नंबर 1 था, इक्वेशन नंबर 2 में जो मेरा R2 है वहाँ पे ये मेरा क्या हो गया, 2⁻x, मतलब कॉन्सेंट्रेशन के पूरे अंदर। और यहाँ पे मेरा R2 जो है विच इज़ इक्वल्स टू 4 टाइम्स क्या हो गया, बड़ा। 4 टाइम किससे बढ़ेगा, R1 से ही बढ़ेगा। तो यहाँ पे R2 अपॉन R1 क्या हो जाएगा, 4, विच इज़ इक्वल्स टू 2⁻x, यहाँ पे इसको a⁻x, ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 4 को क्या लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर, बेस सेम करने के लिए 2⁻x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। को यहाँ पे हम लोग ने एक और सॉल्व कर लिया। तो ऐसे रिलेशन लगा के हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, बिना सॉल्व किए आप लोग बता सकते हो। समझ पा रहे हैं। तो ये सब क्या है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कर रहा हूँ ना मैं, इसीलिए हम लोग ने डेफिनेशन में बोला था कि इट इज़ ऑलवेज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड इक्वेशन। एक्स और वाई क्या होता है हमारा, ऑलवेज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड इक्वेशन होता है। यहाँ पे आपका एक और MCQ क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, x का वैल्यू 0 होगा तो रेट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a। और अगर x का वैल्यू लेस दैन 0 होगा तो अगर a मेरा इंक्रीज़ होगा तो रेट क्या होगा, मेरा डिक्रीज़ होगा। x का वैल्यू 1 रखा तो रेट क्या हो गया, डबल हो गया। और अगर मैंने x का वैल्यू 2 रखा तो मेरा रेट क्या हो जा रहा है, 4 टाइम्स हो जा रहा है। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्या होगा, समझ गया होगा। समझे।